ठीक है। तो विद्रोह के दबाने के बाद फिर जो एक्ट आया, उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस एक्ट के क्या क्या प्रभाव पड़े उसको देखेंगे। तो इस एक्ट के आने के बाद ब्रिटेन की महारानी ने जो जो व्यवस्थाएं की इस एक्ट के तहत, वो क्या है। तो सबसे पहले तो ब्रिटेन की महारानी ने क्या किया कि सचिव की पद की नियुक्ति की, और सचिव के बाद वायसराय पद की, जो भारत में कार्य करेगा। अब देखिए, सचिव का पद ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मंत्री के समकक्ष होता था, और सचिव के अधीन वायसराय जो भारत में शासन करेगा। यानी ब्रिटेन में महारानी सचिव की नियुक्ति कर रही है, सचिव महारानी के अधीन रहेगा, और सचिव के अधीन वायसराय रहेगा। सचिव भारत के वायसराय से रिपोर्ट मांगेगा, वायसराय भारत में रहकर कार्य करेगा, अपनी रिपोर्ट किसको देगा, सचिव को। सचिव ब्रिटेन की महारानी को रिपोर्ट देंगे, यानी कि वायसराय भारत में शासन कर रहा है, वायसराय सचिव को रिपोर्ट देगा, सचिव ब्रिटेन की महारानी को रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा सैन्य व्यवस्था में सबसे बड़ा चेंज हुआ। अभी तक भारत की सैन्य व्यवस्था 1/6 थी, यानी एक अंग्रेजी अधिकारी, 6 भारतीय अधिकारी, 6 भारतीय जो है सैन्य कर्मचारी। ये भारत में ब्रिटिश सेना का क्या था, एक अनुपात था। लेकिन जैसे ये क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि अब भारत में ये सैन्य व्यवस्था नहीं रहेगी, अब ये रेशो 1/2 करना पड़ेगा। अगर यही व्यवस्था रही तो हो सकता है अगली क्रांति में एक बार फिर से जो भारतीय कर्मचारी हैं वो विद्रोह कर देंगे, और अब हमको दोबारा मौका मिलेगा नहीं। इसीलिए जो है ब्रिटेन की महारानी ने इस अधिनियम के तहत सैन्य कर्मचारियों की संख्या 1/6 से 1/2 कर दी। साथ ही कहा कि अब हथियारों पर जो है, जो मालखाना है, जो हथियार है, वहां पर भारतीय सेना को नियुक्त नहीं किया जाएगा। साथ ही तोपखाने पर और बाकी के मामलों पर जो है नियुक्ति नहीं की जाएगी। वायसराय के पद की नियुक्ति की। वायसराय पद गवर्नर जनरल ही है। जब वो सैन्य काम देखेगा तो वह गवर्नर जनरल बना रहेगा, और जब वो राजस्व के काम देखेगा, राजनीतिक काम देखेगा, तब वो क्या बन जाएगा, वायसराय बन जाएगा, है ना। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे 1858 के एक्ट के। बाकी और क्या प्रावधान थे उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रावधान क्या है कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटेन का, तो उस समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। क्या नाम आता है, लॉर्ड पामस्टन का। ठीक है, इसके बाद अगला आप अधिनियम देखिए, पढ़िए। वैसे मैंने आपको समझा दिया है क्या है अधिनियम में, कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत की महारानी विक्टोरिया भारत पर शासन करेंगी, और भारत का शासन अब उनके अधीन हो जाएगा, है ना। कहां भाग रहे हो यार। ठीक है, तो क्या है, भारत का शासन अब ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गया। साथ में ही वायसराय पद आ गया, जो भारत में रहकर काम करेगा, और यह प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होगा ब्रिटेन की महारानी के। ठीक है, और भारत के पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, और यही भारत के पहले वायसराय हैं। ठीक है, इसके बाद इसे भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और साथ ही क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई, इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के जो प्रभाव पड़े, जिसकी वजह से अंग्रेजों की नींव हिल गई, वो कमजोर पड़ गए, तो ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी को समाप्त कर दिया, डायरेक्ट शासन करने लगी। और उसी शासन के अंतर्गत पहला अधिनियम लेकर आई 1858 का अधिनियम, जिसके तहत प्रधानमंत्री कौन है, पामस्टन है, ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गया। सैन्य व्यवस्था 1/6 से 1/2। मालखाना, तोप, हथगोलों पर अब भारतीय नहीं बैठेगा। इसके अलावा सचिव के पद की नियुक्ति, वायसराय के पद की नियुक्ति, और किस प्रकार से काम करेंगे वो सारे प्रावधान मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रावधान है वो है 1892 का प्रावधान। इसके तहत क्या है,
1861 का प्रावधान। इसमें क्या है, तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यानी कि जिस प्रकार से वर्तमान में संविधान में 108 123 के तहत राष्ट्रपति को है अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जब भारत में पार्लियामेंट नहीं चल रही हो और उस समय भारत में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए और उस आपातकालीन स्थिति का कानून भारत में लागू नहीं है, तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करके वहां पर अध्यादेश लागू कर सकता है। वही प्रावधान ब्रिटेन की महारानी ने कहां पर दिया है, 1861 के अधिनियम में दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, पोर्टफोलियो। अब चूंकि भारत में विधान परिषद है, उसमें 12 मेंबर हैं, तो इसीलिए इन विधान परिषदों के लिए पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि मंत्रिमंडल का। इससे पहले भारत में कहीं भी मंत्रिमंडल का नाम नहीं आएगा, पहली बार भारत के इन अधिनियमों में पोर्टफोलियो या मंत्रिमंडल का नाम जो है आ रहा है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो की शुरुआत भी कहां से की गई, 1861 के अधिनियम के। इसके बाद प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण, यानी कि पावर को विस्तार कर रहे हैं, उसका डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। जिस प्रकार से वर्तमान भारत में संविधान में पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, केंद्र में अलग, राज्य में अलग, जो है जनपद में अलग, ग्रामीण स्तर पर अलग, यानी कि वर्तमान भारत में जो पावर है वो पूरी कैसी है, डिसेंट्रलाइज है, केंद्रीकरण नहीं है, विकेंद्रीकरण है। इसी प्रकार की पावर जो है कौन लेकर आ रहा है, ब्रिटेन की महारानी लेकर आ रही है। प्रांतों की विधायिका को अलग जो है और केंद्रीय विधायिका को अलग जो है पावर दे दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 58 के एक्ट में भारत से हटा दिया। इसके बाद अब कंपनी ही समाप्त कर दिया, यानी अब कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रावधान क्या है, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा दिल्ली दरबार में जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की सुप्रीम घोषित किया गया है ना। तो इस पर चर्चा करते हैं। हुआ क्या था, लॉर्ड लिटन भारत में चुनकर आ रहा है और लॉर्ड लिटन ने, है ना, लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बनकर आ रहा है। लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया और ब्रिटेन की महारानी से कहा कि महारानी आप भारत आइए, हम आपका राज तिलक करेंगे और आपको भारत की महारानी घोषित करेंगे। लॉर्ड लिटन ने महारानी को बुलाया, महारानी आई और दिल्ली को बहुत शानदार तरीके से सजाया गया। दिल्ली दरबार के लिए लॉर्ड लिटन ने पैसे को पानी की तरह बहा दिया। उसी समय बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था और इसी अकाल के कारण बंगाल में लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। तो भारतीय अखबारों ने इसका विरोध किया कि बंगाल भूखा प्यासा मर रहा है और आप दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं और साथ ही पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। यही कारण है कि लिटन बहुत नाराज हुआ। जैसे ही महारानी घोषित होने के बाद महारानी वापस गई और लिटन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाकर भारतीय भाषाओं के अखबारों को बैन कर दिया, है ना। तो इसीलिए लॉर्ड लिटन के बारे में क्वेश्चन कई सारे बनेंगे। एक तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो बहुत फेमस था, भारतीय भाषाओं के अखबारों को बैन कर दिया गया था। अब आप बताएंगे कौन सा अखबार था जो रातों ही रात अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद वापस आते हैं अपने अधिनियमों पर। अगला कौन सा अधिनियम है हमारा, अगला है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी 1861 के बाद हमारा अगला अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो रही है। अभी तक विधान परिषद थी, पोर्टफोलियो आ गया यानी मंत्रालय आ गए, अब आ रहा है चुनाव की बात। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहां से आ रही है, 1892 के एक्ट से। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हो, यानी पार्लियामेंट की। क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आ गई है, इसीलिए संसदीय व्यवस्था को भी आना पड़ा। क्योंकि चुनाव आप कहां करेंगे, चुनाव आप डेमोक्रेटिक तरीके से करेंगे, तो इसके लिए पार्लियामेंट का होना आवश्यक है। इसीलिए भारत में क्या आ रही है, संसदीय व्यवस्था आ रही है। ठीक है, इसके बाद केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि हो गई।
ठीक है। और वृद्धि में क्या हुआ, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्योंकि संसदीय व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक जो है सिस्टम है, तो वहां पर कम से कम प्रश्न पूछने का अधिकार तो होना ही चाहिए। इसीलिए भारतीय मेंबर्स को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन मतदान करने का अधिकार उन्होंने तब भी नहीं दिया। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि, संसद में भारतीय मेंबर्स को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रावधान है वो है 1909 का अधिनियम, है ना। 1909 का अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा गया। क्या कहा गया है, मार्ले मिंटो अधिनियम। क्योंकि मार्ले उस समय, लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के सचिव थे और मिंटो उस समय कौन थे, वायसराय। इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा गया है ना। जो फोटो आप देख रहे होंगे ये उस समय का है जिस समय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। आप देख रहे होंगे इधर अंग्रेजी बंदूकें हैं और सामने भारत के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। कारण क्या था, 1857 के बाद, क्रांति के बाद भारत में धीरे धीरे क्रांतिकारी बढ़ने लगे। तो इसीलिए एओ ह्यूम, जो किसी समय इटावा का कलेक्टर रहा था, आईसीएस अधिकारी रहा था, उसको लगने लगा कि भारत में वापस से ऐसे कोई आंदोलन ना हो जाए, इसीलिए ऐसी संस्था का निर्माण करें जो पूरे आंदोलन को रोक ले। यानी कि कोई भी आंदोलन केवल एक व्यक्ति के जरिए हम तक आए। जब कोई आंदोलन एक व्यक्ति के जरिए हम तक आएगा तो उसको रोकना आसान हो जाएगा। भीड़ को रोकना आसान नहीं होता है, लेकिन भीड़ का कोई और एक मुखिया बनकर आ जाए और वो हम तक बात रखेगा तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यही थ्योरी एलन ह्यूम लेकर आया, तो है एओ ह्यूम लेकर आया, और उसने इसी थ्योरी के ऊपर जो है कांग्रेस के निर्माण की शुरुआत की। इसीलिए कई सारे भारतीय इतिहासकार, कई सारे भारतीय राजनेता इसे जो है कहते हैं कि ये तो अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी, इसलिए इसको सेफ्टी वॉल्व भी कहा गया। क्या कहा गया है, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व इसलिए कहा गया क्योंकि सारे शख्स जो है सारे प्रभाव को क्या कर लेता है, सोख लेता है। सारे प्रभाव को क्या कर लेता है। अगर भीड़ रहेगी तो भीड़ के आंदोलन को रोक पाना मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन अगर भीड़ की तरफ से कोई एक ही व्यक्ति जो है हमारे सामने आएगा तो हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी भी कहते हैं कांग्रेस के निर्माण को। अब कांग्रेस के निर्माण के बावजूद भी कांग्रेस उस तरीके से काम नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि उस समय कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव था। इसीलिए 1905 एक तो बंगाल का विभाजन, दूसरा उसी तरफ छोटे छोटे क्रांतिकारी जो है कई भागों में बटे हुए थे और वो भारत में आंदोलन कर रहे थे, जिसके कारण से 1909 का अधिनियम लाना पड़ा। एक तरफ तो लॉर्ड कर्जन आया, उसने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो बंगाल में बंगाल विभाजन का विरोध चला। बंगाल विभाजन के विरोध के कारण वहां पर जो है राखियां बांधी गई, लोगों को होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, बंधुता का नारा दिया गया, आमार सोनार बांग्ला, बहुत फेमस जो है गाना था रविन्द्रनाथ टैगोर का, आमार सोनार बांग्ला, गीत गाए गए, लोगों को एकता के लिए जोड़ा गया। इस कारण से अंग्रेजों को लगा अगर हमने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं ये एकता टूटने वाली नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए 1909 का एक्ट लेकर आए। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने भारत और मुसलमानों को अलग कर दिया। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो 1909 के एक्ट में क्या प्रावधान है, तो 1892 अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए तथा भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करने हेतु भारतीय सचिव मार्ले और वायसराय मिंटो के नाम से 1909 में अधिनियम प्रस्तुत किया गया और यह अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम कहलाया। क्या कहलाया, मार्ले मिंटो अधिनियम कहलाया। ठीक है, इसका पहला प्रावधान क्या है,
तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल और मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र। क्योंकि जो बंगाल वाला क्षेत्र है उसमें पूर्वी बंगाल मुसलमानों का है, पश्चिमी बंगाल में हिंदू है। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने जानबूझकर बंगाल को दो भागों में डिवाइड किया और उसकी नीति थी फूट डालो राज करो। अगर हम दो भाइयों के बीच में लड़ाई करवा देते हैं तो हम दोनों भाइयों को अलग करके अपनी राजनीति की रोटियां सेक सकते हैं। वही कर्जन कर रहा है। पूर्वी बंगाल में अंग्रेज जो है मुसलमान थे, पश्चिमी बंगाल में जो है हिंदू हैं, और दोनों के बीच में फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई। इसीलिए तुष्टीकरण की नीति के द्वारा उसने मुसलमानों को खुश किया और खुश करने के कारण कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों में द्वेष पैदा हुआ और इसी द्वेष के कारण जो है भारत में मुसलमान अलग हुए और हिंदू अलग हो गए। क्योंकि मुसलमानों को लाभ मिलने लगा, वो अंग्रेजों के हित में काम करने लगे, अंग्रेजों के लिए बोलने लगे, अंग्रेजों का सपोर्ट करने लगे। इसीलिए अंग्रेजों ने भी 1906 में सहायता की, मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है और अंग्रेजों को अलग जो है अंग्रेजों द्वारा अलग लाभ मिलने के कारण भारतीय मुसलमान जो है अलग थलग हो गए और भारतीय हिंदू अलग हो गए। इसीलिए इसे सांप्रदायिकता का अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय हिंदू और मुसलमानों को तोड़ने की चाल चली गई। एक तरफ सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि बंगाल के हिंदू और मुसलमान एक मां की दो सुंदर आंखें हैं और यहीं पर अंग्रेजों ने उन्हें ही बांट दिया। मोहम्मद इकबाल एक तरफ कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, एक तरफ वही मोहम्मद इकबाल बाद में टू नेशन थ्योरी दे रहे हैं। आप समझिए किस जो है इस विभाजन में किस प्रकार की भावनाएं बढ़ गई कि एक तरफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और वही दूसरी तरफ क्या नीति आ गई, टू नेशन थ्योरी, कि हमको भैया हमारा अलग राज्य चाहिए, हमको अपना हमारा अलग देश चाहिए। इसी को कहते हैं तुष्टीकरण की नीति और फूट डालो राज करो की नीति। ठीक है, इसीलिए क्या है, मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन मंडल, मुसलमानों को पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर कितनी हो गई, 60 हो गई। ये प्रमुख प्रावधान है हमारे 1909 के एक्ट के। इसके अलावा और क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद की शक्तियों में क्या है, बढ़ोतरी हो गई। केंद्रीय और प्रांतीय, यानी केंद्र को भी शक्ति बढ़ा दी और प्रांतों की शक्ति बढ़ाकर जो है दे दी गई। इसके अलावा पिछले वाले एक्ट में भारतीयों को बजट पर बहस करने और चर्चा करने, क्वेश्चन पूछने का अधिकार था। हाँ, बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इसमें जो है, हाँ, प्रश्न पूछने का अधिकार तो था लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। अब उस प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। जैसे वर्तमान में आप देखेंगे तो संसद की कार्यवाही होती है, उसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, तारांकित और अतारांकित। अगर आपको मौखिक प्रश्न पूछने हैं तो आप जो है अतारांकित करेंगे, उसमें 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से तारांकित में आपको क्या है, लिखित जवाब जो है मिल जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी प्रश्न पूछने के बाद भी आप कई सारे क्वेश्चन और पूरक के तौर पर, सप्लीमेंट्री के तौर पर जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा भारतीय परिषद तथा वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें 2 भारतीयों की नियुक्ति हो रही है। पहला है हमारा केसी गुप्ता और दूसरे हमारे हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, तो क्या क्या प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या था, सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा, निर्वाचन मंडल, मुसलमानों को पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसके बाद लॉर्ड मिंटो को भारत की सांप्रदायिकता का जनक और केंद्रीय विधान परिषद में मेंबर की संख्या 16 से बढ़कर 60। इसके बाद क्या प्रावधान है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में शक्ति की वृद्धि, बजट पर विवेचना करने और उस पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों के है। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारिणी में 2 भारतीयों की नियुक्ति, उसमें एक है केसी गुप्ता और दूसरे हैं हमारे हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा अधिनियम है
भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो इसके बीच में भी कई सारी घटनाएं होती, अब उन पर चर्चा हम इतिहास में कर लेंगे। रोलेक्स एक्ट आया था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, खिलाफत ना, तो बहुत सारी घटनाएं हुई जिसके कारण से 1919 का अधिनियम आया। और इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान हमको देख लेते हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 अगस्त 1917 को घोषणा की गई कि वो भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे, यानी पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन शब्द आ रहा है इतने सारे एक्टों में। इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा उत्तरदायी शासन शब्द कहां है, तो 1919 के अधिनियम में। यानी पहला प्रावधान क्या है, 1917 की घोषणा के तहत भारत में उत्तरदायी शासन लाया जा रहा है। इसके बाद महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया, पहले पुरुषों को दिया गया, अब महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन जो है सिखों को भी, अभी तक मुसलमानों को थी, अब क्या सिखों को भी दे दी, क्योंकि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और लखनऊ समझौता में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, जिसके कारण से मुसलमान और हिंदू एक होने लगे। तो अंग्रेजों को लगा कहीं जब फिर से एक ना हो जाए, इनको अलग कर दिया जाए, क्योंकि 1912 में दिल्ली राजधानी हो गई, तो धीरे धीरे सत्ता कहां पहुंच रही है, दिल्ली पहुंच रही है, बंगाल से बाहर आ गए। अब भारत में क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी, गांधी जी भारत आ गए लौटकर। उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ, गांधी जी ने कई सारे आंदोलन किए, तो अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत फिर से यूनाइट हो रहा है, भारत के लोग फिर से आपस में जुड़ रहे हैं, किस प्रकार से और बढ़ाया जाए। उन्होंने सिखों को भी अलग कर दिया, है ना। 15 में गांधी जी आ रहे हैं, वो गांधी जी का चंपारण, है ना, साबरमती आश्रम, बहुत सारे आंदोलन हुए, तो इसीलिए उन्होंने अब और तोड़ने के लिए सिखों को भी क्या कर दिया, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में जो है लागू कर दिया। इसके बाद केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित कर दी, केंद्रीय विधान परिषद और जो है राज्य परिषद, राज्य परिषद और विधानसभा, यानी केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद यानी कि लोकसभा। अभी तक केवल विधान परिषद थी, अब राज्यसभा भी आ गई और क्या है, लोकसभा, यानी वर्तमान की, ये वर्तमान की राज्यसभा है और ये वर्तमान की क्या है, लोकसभा है। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान थे आपके 1919 के अधिनियम में। पहला क्या है, उत्तरदायी शासन, महिलाओं को मत देने का अधिकार, सांप्रदायिक आधार पर सिखों को भी दे दिया, और केंद्र में द्विसदन आ गया, केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर राज्य परिषद और विधानसभा, इसको वर्तमान में राज्यसभा कहते हैं, इसको वर्तमान में लोकसभा कहते हैं। बाकी प्रावधान क्या है तो और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है, हाँ, इस अधिनियम की विशेषता थी प्रांत में उत्तरदायी शासन की स्थापना, क्योंकि प्रांतों के अंदर भी क्या है, स्वायत्तता दे दी कि भैया आप अपने शासन को अपने हिसाब से जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा द्वैध शासन पद्धति वही है, केंद्र में अलग, राज्य में अलग। ठीक है, इसके बाद द्वैध शासन का जनक कौन है, तो द्वैध शासन के जनक है लियोनेल कार्टिस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में द्वैध शासन का जनक कौन है, तो भारत में द्वैध शासन का जनक कौन है, लियोनेल कार्टिस। इसके अलावा लोक सेवा आयोग का गठन, क्योंकि भारतीयों ने विरोध किया कि हम लंदन नहीं जाएंगे एग्जाम देने के लिए, आपको भारत के अंदर ही एग्जाम कराना होगा, इसीलिए जो है 1919 के एक्ट तहत प्रावधान आया कि हम भारत के अंदर ही आयोग का गठन करेंगे, इसीलिए ली आयोग बनाया गया। ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1926 में इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद क्या है, पहली बार केंद्रीय बजट और राज्य बजट को क्या है, अलग कर दिया, यानी कि अभी तक राज्य का बजट और केंद्रीय बजट इकट्ठा आ रहा था, अब इस अधिनियम से पहली बार जो है केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया। इसके बाद अगला है हमारा साइमन कमीशन। 1919 के एक्ट में यह प्रावधान था कि हम 10 साल बाद इस कानून की समीक्षा करेंगे कि कानून सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। अब रिपोर्ट लेने के लिए आयोग को 10 साल बाद आना था, लेकिन ये आयोग 8 साल बाद ही आ गया। 1919
1929 में आना था, लेकिन 2 साल पहले ही आ गया। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह रही कि इस कमीशन में जो मेंबर नियुक्त किए गए वो सभी के सभी अंग्रेज हैं। यानी आप लंदन से ही सारी कमेटी बना के ला रहे हैं, उसमें सभी के सभी अंग्रेज हैं, तो ये काम कैसे करेगा? आप समीक्षा करने भारत आ रहे हैं, लेकिन आप सारे दो जो हैं कमीशन के मेंबर्स को कहां से ला रहे हैं? लंदन से नियुक्त करके ला रहे हैं। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया कि भैया हम ऐसे व्हाइट कमीशन को भारत में नहीं आने देंगे। व्हाइट का मतलब है सारे लोग अंग्रेज हैं। अब आपको समीक्षा करनी है भारत में, आप लेकर अंग्रेज लंदन से आ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा भाई? वो कैसे बताएंगे कि भारत में क्या कमी है कानून के लिए? लेकिन फिर भी जो है वो कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। यहां पर कांग्रेस के कई सारे जो है नवीन नेताओं और साथ में लाला लाजपत राय ने विरोध किया। इस विरोध स्वरूप लाठियां चली और इन लाठियों के कारण लाला लाजपत राय जो है चोटिल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील साबित होगी। ठीक है, ये कमीशन आया, इस कमीशन ने अपनी सारी जांच की और जांच के बाद जो है रिपोर्ट दी। तो क्या क्या प्रावधान है? ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत 10 वर्ष पश्चात इसका समीक्षा करनी थी, लेकिन 2 वर्ष पहले ही नवंबर 27 में इसका गठन हो गया। सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। ठीक है, इसके बाद साइमन कमीशन आयोग जो है इसकी नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड बर्किनहेड ने। ये उस समय भारत में सचिव थे। 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंचा? मुंबई। और मुंबई में इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण से वो क्या है? चोटिल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक लाठी का वार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। बहुत बड़ी बात कही और इसके कारण ही जो है बाद में अंग्रेज जो है शासन समाप्त भी हो गया था। ठीक है, अब रिपोर्ट में क्या कहा गया था? तो प्रांत में द्वैध शासन की समाप्ति करके उन्हें स्वायत्तता दी जाए। यानी कि प्रांत में जो द्वैध शासन था, केंद्र का भी शासन और प्रांत का भी शासन, उसे समाप्त करके उन्हें ऑटोनोमस जो है बनाया जाए। इसके अलावा राज्य सरकारों का विस्तार किया जाए, भारत के संघ की स्थापना की जाए और भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को जो जारी रखा जाए। यानी कि जो फूट डालो राज करो की नीति थी उसको जारी रखा जाए। और इन्हीं रिपोर्ट के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कहा गया कि आप लंदन आइए और हम आपकी जो है समस्याओं पर चर्चा करेंगे, उसका समाधान करेंगे। तो ये थे अभी तक हमारे 1919 तक के अधिनियम। इसके बाद 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम, है ना। इसी के बाद चूंकि भारत में विरोध चल रहा था, तो चिढ़ के कारण लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा कि अगर भारतीय इतने समझदार हैं तो भैया अपने लिए कानून बना लें। इसी चिढ़ में आकर मोतीलाल नेहरू ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते भैया, भारत में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। और मोतीलाल नेहरू जी ने एक बढ़िया कमेटी बनाई और 6 महीने के अंदर जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लेकिन बाद में वही नेहरू रिपोर्ट को उनके ही बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अस्वीकार कर दिया, है ना। उस पर चर्चा अगले टर्न पर करेंगे। आज हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, है ना। याद रखें हमारा चैनल है मेजर IAS। थैंक यू।